नमस्कार, वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आप सभी का गर्मा गर्म स्वागत है टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का ये दूसरा क्लास धमाकेदार शुरुआत है। एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई, यूपी पुलिस, लेखपाल, इन सभी क्षेत्रों में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सिलेक्शन लेके हम लोग आए हैं दोस्तों, वो टॉपिक है प्रकाश, लाइट, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है साथियों, प्रकाश। तो प्रकाश से संबंधित सारे क्वेश्चन को हम लोग अटेंड करेंगे। तो जो दोस्तों ले आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं साथियों। तो ध्यान से 20 मिनट का समय लगेंगे, आपको प्रकाश से संबंधित सारे क्वेश्चन और सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा साथियों। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हमारे चैनल पर तैयारी कराई जाती है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक, जीके, डेली करंट अफेयर। और अगर आप टेक्निकल में इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सारी क्लासेस थ्योरी वाइज बेहतरीन चलाई जा रही साथियों, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जा रहे हैं डेली की डेली। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए साथियों। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बताया मैंने कि डेली करंट अफेयर, स्टैटिक्स, साइंस की सारी क्लासेस, और रेलवे एनटीपीसी के लिए स्पेशल हमारे चैनल पर क्लासेस चलती हैं। बेहतरीन क्लासेस दोस्तों, एनटीपीसी के लिए आप यहाँ से क्लास करके जाइए, आपका का सारा क्वेश्चन फंसने का चांस है। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों, चलिए एक बार फिर से कहेंगे, अगर आप अच्छे नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन जरूर दबाइएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा साथियों। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेंस और रंगों की जो क्वालिटी है, उन सभी को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो त्रिविमीय चित्र लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बताइए आप फटाफट आंसर। तो त्रिविमीय चित्र लेने के लिए हम लोग होलोग्राफी का यूज करते हैं। किसका? होलोग्राफी का यूज करते हैं। जो हम लोग किताब खरीदते हैं या कोई भी सामान हम लोग अगर लेते हैं तो ब्रांडेड चीज़ें, तो उस पर होलोग्राफी का एक ऐसे बना होता है इस टाइप का, और इसमें देखने पर इधर उधर जहाँ जिस साइड से भी देखो उसमें जो लिखा रहता है वो दिखता है, वो होलोग्राफी होता है। उसी से पता चलता है कि ये चीज़ ब्रांडेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ है सामने साथियों। लिखा है, कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो कार के पीछे या बाइक में भी देखा तो जो पीछे देखने के लिए शीशे लगे होते हैं, सभी गाड़ियों में जो पीछे बैक की चीज़ों को देखने के लिए जो पीछे कांच लगे होते हैं, वो किस चीज़ का होता है दोस्तों? तो वह होता है उत्तल दर्पण का। नोट करिए फटाफट। ये क्वेश्चन जो दोस्तों, इसको हल्के में न लीजिए, ये क्वेश्चन रेलवे में बार बार पूछे जाने वाला है। अभी पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा गया और रेलवे की एनटीपीसी जो एग्ज़ाम चल रहा है उनमें भी कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन देखा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो बैक मिरर होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो जो बैक मिरर है वो उत्तल दर्पण का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन रहा है आपका बेहतरीन क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि रमन प्रभाव प्रकाश की उन किरणों से संबंध जो आर पार जाती हैं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो कह रहा है रमन प्रभाव जो है वो सभी पारदर्शी माध्यमों के लिए होता है। दोस्तों नोट करिए, रमन प्रभाव क्या है? नोट करिए, मैं बताता हूँ आपको रमन प्रभाव क्या है। दोस्तों, रमन प्रभाव को इस तरह समझ सकते हैं। रमन प्रभाव से सीधे सीधे एक चीज़ नोट करिए, रमन प्रभाव क्या है? रमन प्रभाव प्रकाश की जो प्रकीर्णन घटना पर आधारित है। प्रकीर्णन की घटना है उसी पर आधारित है रमन प्रभाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकीर्णन की जो घटना है वो घटना पे आधारित होता है रमन प्रभाव। इसे नोट करिए, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको और बच्चों से अलग करता है। दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों देखिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ें लेके आया हूँ जो वीडियो के लास्ट में तक बने रहेंगे तो आपको ज़रूर प्राप्त होगा और आप अपने आप को और भी बूस्ट कर सकेंगे साथियों। तो रमन प्रभाव तो आपने समझ लिया कि सभी पारदर्शियों के लिए होता है, ऑप्शन डी। लेकिन रमन प्रभाव किससे संबंध रखता है? तो वो रखता है प्रकीर्णन की घटना से संबंधित है। नोट कर लिए होंगे दोस्तों आपने क्वेश्चन दोस्तों, और बेहतरीन क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप इसका जवाब देंगे। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है बेटा?
जो अस्त होता है सूर्य, वो लाल क्यों दिखाई देता है बताइए? तो वो लाल दिखाई देता है किस लिए? प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों प्रकीर्णन के कारण हमारा सूर्य जो होता है वो लाल दिखाई देता है अस्त होते समय। ठीक है साथियों, क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रकीर्णन क्या है पहले बात सुनिए। प्रकीर्णन का मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए कि किसी माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण करना और उसको अन्य दिशाओं में फैला देना। यानी किसी भी माध्यम में अगर लाइट जा रही है तो उस लाइट को पहले क्या करेगा? अवशोषित करेगा, और फिर अवशोषित करने के बाद उसको विभिन्न डायरेक्शनों में, एक ही डायरेक्शन में नहीं, विभिन्न डायरेक्शनों में उसको फैला देना ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। दोस्तों प्रकीर्णन का एक सीधी सीधी यही लाइन है। अगर कोई पूछे तो प्रकीर्णन क्या है, तो बताइए कि माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण और अन्य दिशा में उत्सर्जन ही प्रकीर्णन की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंग के मिश्रण से बनते हैं। तो दोस्तों जो टेलीविज़न होता है उसमें मेन कलर क्या होता है? मुख्य कलर यानी आधारभूत कलर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों नोट कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार पूछता है कि प्राथमिक कलर कौन सा है, आधार कलर कौन सा है, टीवी में जो कलर होता है उसका मुख्य कलर कौन सा है। उन सभी का जवाब एक ही चीज़ है, ऑप्शन नंबर बी, लाल हरा नीला। लाल यानी RGB, क्या? RGB याद कर सकते हैं शॉर्टकट में, रेड ग्रीन ब्लू। इसका एक शॉर्टकट ये है कि RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ये क्या है? बेसिक कलर है, यानी कि मेन रंग है। दोस्तों याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना क्या कौन सी घटना है? तो दोस्तों झाग देखे होंगे, जब कपड़े वगैरह भिगोते हैं तो उसमें देखते हैं कि झाग में कई रंग की यानी धनुष की भांति कई रंग दिखाई देती है, वो एक घटना है। तो दोस्तों वो एक पूर्ण रिफ्लेक्शन है और व्यतिकरण है। दोस्तों पूर्ण रिफ्लेक्शन और व्यतिकरण का मतलब होता है किसी एक ही पॉइंट पर सारी किरणें जाके जब मिलती हैं तो वहाँ पे उसकी तीव्रता ज़्यादा हो जाती है, तो उसे और किसी और दूसरे पॉइंट पे वहाँ पे सारी किरणें जो होती है अपोजिट हो जाती है, तो वहाँ पे तीव्रता कम होती है। इसी घटना को व्यतिकरण बोलते हैं। और पूर्ण परावर्तन मतलब टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है, जब क्रांति कोण का मान आपतित किरण के मान से ज़्यादा होता है, आपतित किरणों के कोण के मान से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे पूर्ण परावर्तन होता है। तो दोस्तों इतना तो समझ गए बेसिक, जब हम थ्योरी वाली क्लास लगाएंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बट यहाँ आंसर ये होगा आपका, यहाँ आंसर होगा बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप से बचने के लिए छाते के में रंग संयोजन इनमें से कौन सा होना चाहिए? थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए कि अगर हम धूप से बचना चाहते हैं तो किस कलर का छाता लेना चाहिए? ऊपर से काला नीचे से उजाला होना चाहिए, या ऊपर से उजाला नीचे से काला, या मात्र काला या मात्र उजला? तो दोस्तों सबसे अच्छा छाता कौन सा होगा? बताइए। धूप से बचना है, सबसे अच्छा छाता होगा कि ऊपर उजला होना चाहिए, यानी ऊपर सफ़ेद और नीचे काला, यानी कि ऊपरी कलर क्या होना चाहिए? सफ़ेद। ठीक है, ऊपरी कलर क्या होना चाहिए? सफ़ेद, और नीचे क्या होना चाहिए? वाइट। तभी जाके ऊपर जो सफ़ेद रहेगा तो उस पर लाइट अवशोषित कम करेगा, प्रकाश को अवशोषित कम करेगा, हीट को। ठीक है, और अगर ब्लैक हो जाएगा ऊपर तो क्या करेगा? वो जल्दी गर्म हो जाएगा। आपने देखा होगा ब्लैक कपड़े पहन के धूप में निकलो तो जल्दी गर्म हो जाता है, बट वाइट वाला कम। इसीलिए ठंडियों में हम लोग ब्लैक पहनते हैं ताकि हमें थोड़ा उष्मा मिले, वो जल्दी गर्म हो। और गर्मियों में वाइट पहनना चाहिए ताकि वो कम हीट होता है, यही वजह है। ठीक है साथियों, कि हम लोग छाता इस टाइप का इस्तेमाल करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, फिजिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन दोस्तों यही क्वेश्चन आपको अन्य बच्चों से अलग करेगा। तो ध्यान से हमारे साथ बने रहिए, घबराइएगा नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर सारे क्वेश्चन आपको आसानी दे दिया जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बट पेपर में क्या होगा, आपको उससे फंसाए नहीं तो क्या मतलब निकलता है। तो इसलिए थोड़ा कठिन हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पढ़ाई और आराम का कोई वास्ता नहीं है दोस्तों। तो पढ़ाई करेंगे तो उसमें थोड़ी दिक्कतें तो होंगी। तो किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, तो किस रंग के कारण होता है दोस्तों?
बताइए, जैसे कोई वस्तु है उसका रंग किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो उसका रंग किस पर डिपेंड करता है, परावर्तित जो होता है वही होता है उसका रंग। यानी कोई भी वस्तु किसी भी कलर का हो, लेकिन जब वो परावर्तित करता है तो वो जिस टाइप का रंग परावर्तित करता है उसी पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित होता है, परावर्तित करता है, जिसे वह परावर्तित करता है। यानी जिस कलर को वो भेजता है वही कलर हमें दिखाई देता है। जैसे हमारी आंखें किसी वस्तु को देख रही है, वो ब्लैक है, तो वो ब्लैक कलर को हमारी तरफ भेज रही है, परावर्तित कर रही है, इसीलिए वो ब्लैक दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया होगा साथियों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो फेमस हो गया है, इतना फेमस हो गया दोस्तों, इसमें लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि सच में इसमें कुछ और वैल्यू आएगी, लेकिन इसकी वैल्यू सीधे सीधे इनफाइनाइट होता है। लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, लगता है इसका 2, 6, 1 ऐसा आंसर आएगा, लेकिन नहीं। जब दो समांतर प्लेट रहती हैं दर्पण, तो उनमें रखने वाली वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब संख्या अनंत होती है, बहुत सारी प्रतिबिंब बन सकती है उसमें। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, आकाश नीला लगता है क्यों आकाश नीला लगता है, क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो साथियों आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णित करती है दोस्तों। तो जो लाल रंग होता है उसकी जो है तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है दोस्तों, क्या होती है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, लेकिन जो ब्लू है उसका तरंगदैर्घ्य लाल की अपेक्षा कम होता है। इसलिए इसमें क्या कहा है कि लघु तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा दीर्घ तरंगें ज़्यादा वो करती हैं, क्या करती हैं, प्रकीर्णित होती हैं। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं। यानी जो लघु तरंगें होती है वो अधिक फैलती हैं, तो लाल तो फैलेंगी नहीं, आकाश नीला लाल तो दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई देगा नीला, क्योंकि नीला का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, इसीलिए वो अधिक प्रकीर्णित होती हैं। अगला क्वेश्चन और वेरी वेरी शानदार क्वेश्चन साथियों, मतलब वेरी वेरी शानदार, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों, कोई बात नहीं, इंजॉय करते हुए पढ़ाई करिए। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते, इसका एक कारण मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों पृथ्वी हमारी कैसी है, ऐसी है, कर्व बनी है। मान लीजिए एक हमारा टावर यहाँ लगा है, एक टावर यहाँ लगा है, तो दोस्तों ये कुछ दूर सिग्नल तो सही से पकड़ेगा, लेकिन ये जितने दूरी होता जाता है, जैसे ये है, समझ लीजिए एक बार फिर से कि यहाँ पे एक टावर लगा है, तो ये इसको दे दिया, एक टावर यहाँ लगा है, एक टावर यहाँ लगा है, तो दोस्तों ये तो इसको तो सिग्नल दे दिया, लेकिन इसको सिग्नल देने में दिक्कत होगी। यानी इस कर्वेचर के कारण, इस वक्रता के कारण दोस्तों, जो ये हमारा ऐसी पृथ्वी है, इसी कारण जो सिग्नल है वो सही से जा नहीं पाता है, क्योंकि हमारे सिग्नल जो है सीधे जाती है, तो टावर हमारा नीचे है तो सिग्नल इसके पास नहीं पहुंचेगा। तो यही कारण है कि ज़्यादा दूर होने पे संकेत दुर्बल नहीं मतलब मिलते ही नहीं, दुर्बल नहीं होते, वो नहीं मिल पाते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी सतह क्या है, वक्राकार है। इसीलिए अब इसका उपयोग क्या करते हैं, अब सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है, ताकि किसी भी जगह पृथ्वी के कोने पर सिग्नल को आसानी से भेजा सके। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँख का होना अधिक उपयुक्त है। तो 2 आँख होने से फ़ायदा है कि एक आँख होने से फ़ायदा है, दोस्तों दोनों आँख होना जरूरी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लिखा है ऑप्शन नंबर डी, पढ़िए इसको ध्यान से पढ़िए, कि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। दोनों आँखें होने से हमें अच्छी तरीके से सब कुछ महसूस होता है, एहसास होता है कि कितनी दूर है, कितनी गहराई है। एक तरीके से ये समझाने की कोशिश किया है ऑप्शन में, दोनों आँखों होने से क्या फ़ायदा है। अगला क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा आपको अलग टाइप का समझ में आएगा, थोड़ा टफ लग सकता है, हो सकता है आप अटक जाएँ इस ऑप्शन में। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त करना क्या कहलाता है। यानी एक इलेक्ट्रिक पुंज है, उसको फास्फोरस कोटेड एक पर्दा है, उस पर फोकस करते हैं तो उससे प्रतिबिंब मिलेगा। तो उस प्रकार के सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें आप हो सकता है अटक जाएं, बट इसे नोट कर लीजिए, अगर आपको नहीं आता तो इसे ज़रूर नोट करिएगा। बहुत ही फायदेमंद और लाभदायक क्वेश्चन है, एक तरह से मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर सी, रोस्टर स्कैन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रोस्टर स्कैन बोलते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक पुंज को पर्दे पर से प्राप्त करते हैं, ठीक है साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और बेहद शानदार क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए कम होती है। तो प्रकाश की जो गति होती है वो उसके माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है साथियों कि किस टाइप का माध्यम है। तो दोस्तों जिसका माध्यम में अपवर्तनांक सबसे कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की गति थोड़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बता देते हैं आपको कि सबसे कम जो है अपवर्तनांक किस में आएगा। जो है इसका जो है ए है निर्वात में, ठीक है। न्यूनतम इसमें कम मतलब अपवर्तनांक होगा तो इसमें गति ज़्यादा होगी। फिर वायु, फिर जल, लेकिन सबसे कम गति किसमें होगी, कांच में। आंसर इसका क्या है, कांच है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें गति प्रकाश की धीमी पड़ जाती है क्योंकि इसकी अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है प्रकाश की गति। तो जो माध्यम जितना कम अपवर्तनांक वाला होगा उसमें गति अधिक होगी। कांच में गति कम हो जाती है प्रकाश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों आज हमारा सारा जो है इंफॉर्मेशन का काम, यानी कि हम कोई भी सिग्नल को भेजना प्राप्त करना, वो सारे फाइबर ऑप्टिक्स पे यानी ऑप्टिकल फाइबर पर डिपेंड हो गया। दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाश तंतु है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसी सिद्धांत पे ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। तो दोस्तों जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो किस कारण होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपतन कोण है, क्या है, आपतन कोण जो है, अगर वो आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या, क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। किससे, क्रांतिक कोण यानी सी, क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो है हमारा जो प्रकाश जो होता है सिग्नल के रूप में वो बहुत ही स्पीड में गति करता है। साथियों दोस्तों इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर में कार्य करता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब आपतन कोण की वैल्यू क्रांतिक कोण की वैल्यू से ज़्यादा होती है। दोस्तों उसी से संबंधित एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मृगमरीचिका का क्या कारण है। मृगमरीचिका साथियों ये रेगिस्तान यानी रेत वाले जगहों में पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि दूर से देखने पे लगता है कि वहाँ पे पानी है, बट वहाँ पे पानी नहीं होता जबकि रेत होता है। और ये किस वजह से होता है, प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण होता है। साथियों कभी कभी आपको रेत में दूर दिखाई पड़ेगा कि वहाँ पे पेड़ है और पेड़ के उल्टा दिख रहा है, यानी कि पानी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पानी नहीं है दोस्तों, वहाँ पे मृगमरीचिका है, यानी कि उसमें भ्रम है। ठीक है दोस्तों, और ये किसके कारण होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यानी कि जो आपतित किरण होता है वो जो आपतित किरण होता है साथियों वो बड़ा होता है क्रांतिक कोण से। आपतित कोण ग्रेटर देन क्रांतिक कोण। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम आए। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए, और ये फिजिक्स में भी आता है। तो दूरदर्शन प्रसारण यानी कि दूरदर्शन प्रसारण या किसी भी चीज़ों में प्रसारण में जो श्रव्य यानी ऑडियो वाले सिग्नल होते हैं, श्रव्य सिग्नल होते हैं, जो सुनने वाले सिग्नल होते हैं, उनको भेजने के लिए कौन सी तकनीकी अच्छी होती है। तो दोस्तों जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, FM जिसको बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी आवृत्ति मॉडुलन, वो मेथड सबसे उपयुक्त होता है। किसके लिए, जो हम बोल रहे हैं ऑडियो वाले सिग्नल को, जो सुनते हैं वो ऑडियो वाले सिग्नल को, वो देखने वाले सिग्नल को नहीं, जो पिक्चर के रूप में दिखता है उसमें जो आवाज़ है उसकी बात कर रहा है। कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को भेजने के लिए कौन सी तकनीकी से होती है, तो आवृत्ति मॉडुलन। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथी क्वेश्चन है ये रहा साथियों आपका इम्पोर्टेंट और चुनिंदा क्वेश्चन। साथियों इसका देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दृष्टि पटल यानी जो रेटिना है उस पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछिए मत, और ज़रूर आपके एग्जाम में आने वाला है। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है, तो वह चित्र वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। नोट करिए, छोटा और उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला फिगर चित्र छोटा और उल्टा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये चीज़ों को हमने आपको बता भी दिया है पिछले क्वेश्चन पे, जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें इसको भी एक्सप्लेन किया था कि जो खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब आप बताइए कि प्रकीर्णन सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। जिस किरणों की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है, और जिसका कम होता है तरंगदैर्घ्य उसकी प्रकीर्णन ज़्यादा होती है। दोस्तों, इसकी प्रकीर्णन कम होने की वजह से यह फैलता कम है और दूर तक ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए लाल रंग के खतरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि दूर तक कोई भी व्यक्ति रहे तो उसे देख के समझ में आ जाए कि यहाँ पे खतरा है। इसी वजह से इस्तेमाल किया जाता है। नोट कर ले दोस्तों। और ये रेलवे में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये रेलवे से सिग्नल से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आरआरबी के लिए। अगला क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कह रहा है कि समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है? तो दोस्तों, समुद्र नीला क्यों होता है बताइए तो नीला क्यों होता है? क्योंकि उस प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। दोस्तों, जब ये समुद्र नीला प्रतीत होने का मतलब है कि जो नीला कलर है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि नीले कलर का तरंगदैर्घ्य लाल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए नीले कलर की प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी टोटली समझ लीजिए कि इस कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, डाउट रहना ही नहीं चाहिए इन सारे संबंधित क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप इस क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है। यानी जल में जब वायु का बुलबुला बनता है, आपने देखा होगा, वो किस लेंस की तरह या किस दर्पण की तरह दिखाई पड़ता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। दोस्तों, आपको पता है अवतल लेंस किस टाइप का होता है? अवतल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। अभिसारी का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर सारे प्रकाश की किरणों को केंद्रित करना, अभिसारी। और अपसारी क्या होता है? अपसारी बोलते हैं उत्तल लेंस को, अपसारी बोलते हैं उत्तल लेंस को, अपसारी बोलते हैं। यानी कि ये फैलाव करता है। क्या करता है? यह किसी एक पॉइंट से किरणों को क्या करता है? फैला देता है दोस्तों। और ये इतनी चीज़ तो अब क्लियर हो गई। और इसका राइट आंसर क्या है ये भी क्लियर हो गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। बुलबुला जो है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सही बात है। रंगों को अलग करने का तरीका क्या है बताइए? तो बताइए क्या तरीका है? चारों ऑप्शन में से कौन सा तरीका सही है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर केवल एक ही है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। यानी एक प्रिज्म होता है दोस्तों ऐसे टाइप का, उसमें हम एक वाइट लाइट डालते हैं तो उसमें से कई किरणें निकलती हैं, 7 किरण निकलती हैं। तो इस तरह से सभी को अलग अलग विबग्योर बोलते हैं दोस्तों, और सभी को अलग अलग कर सकते हैं साथ में। ऊपर होता है बैगनी, नीचे होता है रेड। रेड का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, लैम्डा हाई होता है, और इसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। ये चीज़ें होती है। और ये क्या है? ये प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है साथियों। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। देख लीजिए, प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। इसमें कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन होना ही नहीं है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो दोस्तों, धूप के चश्मे की पावर होती ही नहीं है, यानी 0 डायोप्टर की होती है। आपको पता है जो चश्मा होता है उसकी पावर, यानी लेंस का पावर किस में नापते हैं? यूनिट क्या है? डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर होता है दोस्तों। क्या होता है? और डायोप्टर। ठीक है, याद हो गया ना साथियों? इतना समझ में आ गया ना? डायोप्टर किसकी यूनिट है? चश्मे की पावर की, लेंस की पावर की। और धूप के चश्मे के लिए 0 डायोप्टर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो दोस्तों, जो इंद्रधनुष होता है उसमें लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। दोस्तों, जो लाल रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने की वजह से इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने की वजह से इसका जो विक्षेपण है वो सबसे ज़्यादा होता है। नोट कर लीजिए, इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे
अधिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम के लिए क्या कहेंगे? बैगनी। किसका? बैगनी रंग का जो है तरंगदैर्ध्य का बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है और लाल का सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी ऐनक यानी चश्मे की लेंस की पावर कितना है? 2 डायोप्टर है। लेंस की पावर कितना है? 2 डायोप्टर। तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? बताइए दोस्तों। फार्मूला सुनिए। फार्मूला क्या होता है? जो फार्मूला होता है फोकस दूरी जो होता है निकालने का, वो होता है 100 बटे सभी। देखिए पहले यूनिट देख लेते हैं। सभी में ऑप्शन में सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 100 लिखेंगे। अपान में डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर नोट कर लीजिए, ये फार्मूला नोट करिए। या फिर इक्वल टू 100 अपान में डायोप्टर, ठीक है। या फिर ये भी नोट कर सकते हैं कि डी इक्वल टू 100 अपान में एफ क्या है? फोकस दूरी। इस तरह से दोनों फार्मूला सेम है, नोट कर सकते हैं। और हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये फार्मूला क्या? एफ इक्वल टू 100 अपान में डी। तो कितना आएगा? तो दोस्तों 100 लिखिए ऊपर, 100 अपान में 2। डी का मान क्या है? 2। तो कितना है आंसर? 50। इसका राइट आंसर होगा 50। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 50। या फिर इक्वल टू 100 अपान में डी। डी को क्या बोलते हैं? डायोप्टर। डायोप्टर किसकी यूनिट है? लेंस की पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछता है कि प्रकाश की कितनी क्वालिटी होती है? तो प्रकाश में 2 क्वालिटी होती है, तरंग और कण दोनों के जैसा होता है। कैसा होता है? तरंग और कोण दोनों के जैसा। प्रकाश की विकिरणों की जो प्रकृति होती है, यानी कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, कण है या तरंग, तो आप बोल सकते हैं कि प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। तरंग के लिए कई एग्जाम्पल और कण के लिए भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। दोस्तों तरंग की क्वालिटी में परावर्तन, जैसे तरंग का मतलब अगर कोई तरंग का एग्जाम्पल दीजिएगा प्रकाश से, तो क्या बोलेंगे कि परावर्तन जो होता है वो तरंग का गुण दिखाता है। व्यतिकरण जो है वो भी तरंग का, और विवर्तन जो है वो भी तरंग का क्वालिटी है। और दोस्तों ध्रुवण जो है वो भी तरंग का क्वालिटी है। ध्रुवण भी जानते हैं, वो भी प्रकाश का कौन सा क्वालिटी है? ध्रुवण जो है वो भी प्रकाश की तरंग की क्वालिटी है। और अब बताइए इस कण की क्वालिटी वाला कोई एग्जाम्पल बताइए। तो प्रकाश का वैद्युत प्रभाव जो होता है वो भी है। क्रॉम्पटन प्रभाव जो है वो भी है। क्रॉम्पटन इफेक्ट जो होता है वो भी क्या है? प्रकाश का कण की क्वालिटी को शो करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट जरूर कर लीजिएगा आप। जो हम बोल रहे हैं वो भी, जो लिख रहे हैं वो भी, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो बच्चे को जुबान पे होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है लगभग? तो दोस्तों लगभग होता है 8.5 मिनट, 8 कुछ मिनट, यानी 8.5 मिनट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही राइट आंसर होगा। 8.5 मिनट का समय लगता है सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ये पूछ रहा है, इनने आपसे पहले ही बोला था कि 2, 4, 10 क्वेश्चन जो ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन वो क्वेश्चन आप जरूर अपने नोट्स पे नोट कर लीजिएगा। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप इन्हीं वजह से आप बच्चों से अलग दिखेंगे, अलग रहेंगे। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से गुणित किया जाए तो परावर्तित किरण का गुणन होगा। तो अगर हम किसी भी दर्पण को थीटा एंगल से घुमा देते हैं तो परावर्तित किरण का जो एंगल होगा वो कितना घूमेगा? तो दोस्तों वो होगा 2 थीटा। कितना होगा? 2 थीटा। 2 थीटा एंगल से वो प्रकाश की किरण जो होती है, परावर्तित किरण, वो घूमेगी। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे आप लोग ना कि दर्पण को थीटा घुमाएंगे तो परावर्तित किरण कितना घूमेगा? 2 थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इजी क्वेश्चन सभी लोग कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जिन बच्चों को सिलेक्शन होने वाला होता है वही बच्चा करता है। कैसे? जो बच्चा मेहनत किया होता है एक्स्ट्रा, वही बच्चा सिलेक्शन करता है, क्योंकि सिलेक्शन ज़्यादा नंबरों से नहीं, कुछ ही नंबरों से कम होता है। मतलब किसी का नहीं होता है, कुछ ही नंबरों से किसी का हो जाता है दोस्तों। तो यही सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा नंबर गेन कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस रंग का सबसे लंबा तरंदाज होता है? तो सबसे लंबा यानी सबसे ज़्यादा तरंदाज किसका होता है? बैगनी का। और सबसे कम तरंदाज कितना? रेड का। ऑप्शन रेड लगा रहा हूँ, बोल बैगनी रहा हूँ, गलती होगी।
लाल रंग जो होता है उसकी तरंगत ज़्यादा होती है साथियों, और बैगनी का तरंगत सबसे कम होता है। बीबग्योर की जो श्रेणी है उसे आप ज़रूर याद कर लीजिए, उसी से पता चलता है कि किसका तरंगत ज़्यादा होता है, किसकी तरंगत कम होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। याद रखिए एक चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी क्या नहीं चेंज होती है, आवृत्ति उसकी चेंज नहीं होती है, सिर्फ गति चेंज होता है। क्या चेंज होता है, सिर्फ उस प्रकाश की गति चेंज होती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं चेंज होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेलवे में बार बार पूछा जाता है साथियों। तो आप नोट कर लीजिए कि जो आवृत्ति होती है प्रकाश की वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में चेंज नहीं होती है, अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, उसमें जो ऊर्जा रूपांतरण कैसे होता है। तो दोस्तों जो प्रकाश से ऊर्जा मिलती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। आप सोच रहे हैं कि जो प्रकाश लेता है पेड़ पौधे वो कैसे उसको अपने भोजन के रूप में परिवर्तित करता है, कैसे ऊर्जा कन्वर्ट होता है, तो वो लाइट को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। किसमें, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, कि प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में वो ऊर्जा चेंज होती है। ये रहा आपका वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन साथियों, कि 3 रंग मूल कौन कौन से है। तो आप तो बता ही सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, कि नीला, हरा और लाल, यानी कि RGB जो होता है वो होता है कौन सा कलर, बेसिक कलर। 3 बेसिक कलर क्या है, RGB। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, में से विषम पहचानिए, मतलब सबसे अलग कौन कौन है, हरा, लाल, भूरा, पीला। तो दोस्तों जो भूरा है वो सबसे अलग होता है, क्योंकि दोस्तों ये मिक्स कलर है, ये किसी से मिल के बनता है, जबकि ये कलर मिल के नहीं बनते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, दूरदृष्टि निवारण के लिए क्या काम में लेते हैं, यानी दूरदृष्टि के लिए किस चीज़ का। तो दोस्तों याद रखिए, आपको याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये क्या पढ़ रहे हैं, दूर पढ़ रहे हैं ना, तो दूर में क्या ऊ आया कि नहीं, द में, इसमें पहले अक्षर में ऊ की मात्रा लगी ना, तो आप समझिए कि ऊ से मतलब उत्तल लेंस। क्या, उत्तल लेंस। ऊ से मतलब उत्तल लेंस। दूर यानी ऊ यानी उत्तल लेंस, यानी दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये ट्रिक है साथियों, ये कभी नहीं भूलेंगे आप। साथियों आपको ट्रिक क्यों बताया, क्योंकि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। कंफ्यूजन होने पर आप गलत ऑप्शन लगा के आ सकते हैं, इसीलिए हमने आपको बताया कि ये गलत ना करिए। दूर यानी दू मतलब ऊ की मात्रा आ रही है, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए। अब आपको हम बताएंगे कि दूर दृष्टि दोष होता क्यों है, दूर दृष्टि दोष जब होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। दोस्तों दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है कि जो दूर की वस्तुएं हैं वो तो दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। तो कैसे याद करेंगे आप, दूर दृष्टि दोष में आप कहिए कि दूर जाओ, क्योंकि दूर का दिखाई दे रहा है तो दूर जाओ, निकट का दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से आप ट्रिक समझ सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष का मतलब है दूर जाओ, निकट का नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप अपने दिमाग में सेट कर लिए, दूर दृष्टि दोष मतलब दूर जाओ, निकट का दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोई पूछेगा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष में हमको दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं देगा, इसलिए हम कहेंगे दूर जाओ, क्योंकि दूर का दिखता है। इस तरह से ट्रिक में समझ जाइए आप लोग। और दोस्तों और इसका निवारण आपको बता दिया, उत्तल लेंस, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, होता क्या है इसमें दूर दृष्टि दोष में, तो दूर दृष्टि में होता है जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र में जो लेंस होता है, नेत्र में भी तो लेंस होती है दोस्तों, तो नेत्र में जो लेंस होता है उसका व्यास बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, जो नेत्र में आंखों में लेंस होता है उसकी व्यास क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी वजह से रेटिना पर जो है और रेटिना और लेंस के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है, लेंस और रेटिना के बीच की क्या दूरी भी बढ़ जाती है। ये कारण है, इसे भी नोट कर लीजिए। लेंस का व्यास बढ़ जाता है गोले का, और रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर का दिखता है, निकट का नहीं दिखता है। निवारण क्या है, उत्तल लेंस। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया साथियों, तो ज़रूर नोट करिएगा। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, और नेक्स्ट बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है। कह रहा है दोपहर 12 बजे की दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। दोस्तों जब इंद्रधनुष होता है वो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अगर सूर्य पूर्व में है, इंद्रधनुष हमेशा पश्चिम में दिखाई देगा। तो याद रखिए इसमें जो ऑप्शन है वो कोई नहीं देख सकते, ठीक है दोस्तों।
ये क्या कर रहा है, नहीं देख सकते। यानी कि सूर्य हमारा ऊपर बीचों बीच है तो हम इंद्रधनुष को नहीं देख सकते, जबकि सूर्य दोपहर के पहले दोपहर के बाद देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य जिस साइड होगा उसकी विपरीत में ही, यानी विपरीत दिशा में, सूर्य की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में हम इंद्रधनुष को देख पाते हैं। दोस्तों अभी हमने आपको दूरदृष्टि दोष बताया, आप थोड़ा सा निकट दृष्टि दोष के बारे में भी जान लीजिए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में जो होता है वो हमें निकट का दिखाई देता है बट दूर का दिखाई नहीं देता है। तो निकट दृष्टि दोष में कहेंगे निकट आओ, दूर का दिखाई नहीं देता। क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष में बोले निकट आओ, दूर का दिखाई नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। और दोस्तों निवारण इसका क्या है, अवतल लेंस। क्या है, अवतल लेंस। तो आप बस ये दूर दृष्टि दोष के बारे में उत्तल लेंस याद रखिए। दू मतलब दूर, ऊ मतलब उत्तल लेंस। बस एक में उत्तल है तो अगले वाले में अवतल होगा, बस एक याद रखेंगे कि इसमें उत्तल है दूर दृष्टि दोष वाले में, तो निकट वाले में जाहिर सी बात है अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो अवतल लेंस होता है इसमें। हाँ, एक चीज़ क्या कारण है इसका, तो इसमें जो गोले का व्यास होता है वो दोस्तों कम हो जाता है। गोले का जो व्यास है वो क्या होता है, कम हो जाता है। गोले का व्यास कम हो जाता है दोस्तों, व्यास क्या होता है, कम हो जाता है। और लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी कम हो जाती है। लेंस और रेटिना के बीच क्या होती है, दूरी कम हो जाती है। नोट कर लीजिए क्या कारण है, और इसका निवारण बता दिया आपको दोस्तों। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि दोस्तों न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे चैनल पर आपको पता ही है काफ़ी चीज़ों की तैयारी, यानी सभी चीज़ों की तैयारी, आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पर अगर कोई बंदा आ गया तो उसे भी किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीज़ों की तैयारी कराई जाती है साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे गर्मा गर्म क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।